हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे थॉमस हॉब्स की जीवन परिचय और इनके अध्ययन पद्धति। हॉब्स के अनुसार मानव का स्वभाव कैसा है और हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक समझौता सिद्धांत, हॉब्स का संप्रभुता का सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले जो वीडियोस अपलोड हुए हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स पे या फिर डिस्क्रिप्शन पे। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का फुल प्लेलिस्ट है, ठीक है। थॉमस हॉब्स अंग्रेज जाति के महान विचारकों में से एक था। उसका प्रभाव राज दर्शन पर तब तक बना रहेगा जब तक कि लोग राजनीतिक विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। ये कथन है मैक्सी के। थॉमस हॉब्स को राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में सामाजिक समझौता सिद्धांत की नवीन परंपरा को विधिवत जन्म देने और विकसित करने का श्रेय प्राप्त है। यद्यपि सामाजिक समझौते के विचार का वर्णन प्राचीन और मध्ययुगीन विचारकों के द्वारा भी किया गया था, लेकिन इसे एक सिद्धांत की तरह विशद रूप से सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय हॉब्स को ही प्राप्त है। वही सबसे पहला विचारक था जिसने राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में निरंकुशतावाद और धर्मनिरपेक्षवाद के लिए वैज्ञानिक आधार तैयार किया और भौतिक विज्ञानों के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली वैज्ञानिक पद्धति को दर्शन तथा राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में प्रयुक्त कर उन्हें वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। हॉब्स का जीवन परिचय। हॉब्स इंग्लैंड का निवासी था। उसका जन्म 5 अप्रैल 1588 ईस्वी में ब्रिटेन के एक नगर मालमेस्बरी में एक पादरी परिवार में हुआ। यह बचपन से ही प्रतिभाशाली और अध्ययनशील स्वभाव का था। उसकी शिक्षा दीक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हुई। शिक्षा समाप्त करने के बाद वह ब्रिटेन के कैवेंडिश नामक परिवार में शिक्षक बन गया। इस परिवार के साथ उसका संबंध जन्म भर तक बना रहा था तथा उससे उसके बौद्धिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसे अपने शिष्य के साथ 2 बार यूरोप के विभिन्न देशों की यात्रा करने का शुभ अवसर मिला, जिसकी वजह से वह कई उच्च कोटि के विद्वानों और वैज्ञानिकों के संपर्क में आया। इस संपर्क ने उसके राजदर्शन को अत्यधिक गहरे रूप से प्रभावित किया। 1640 ईस्वी में ब्रिटेन में राजा और पार्लियामेंट में संघर्ष छिड़ने से उसका ध्यान उससे उत्पन्न राजनीतिक समस्याओं की ओर आकर्षित हुआ। युद्ध और अशांति से भय आक्रांत होकर उसने उनका दमन करने के लिए निरंकुश राजतंत्र के समर्थन में एक पुस्तक की रचना की, जिसकी वजह से उसका इंग्लैंड में रहना निरापद नहीं रहा। फलतः वह भागकर फ्रांस चला गया। अपने जीवन के अगले 11 वर्ष एक निर्वासित की तरह व्यतीत करते हुए उसने राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से अपने 2 महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध ग्रंथों डी सिवे 1642 तथा लेवियाथन 1651 की रचना की। इन ग्रंथों में हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र को सही सिद्ध करने के लिए सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किंतु इसके प्रकाशन से फ्रांसीसी सामंतगण उसके विरुद्ध हो गए। फलतः उसे पुनः इंग्लैंड भाग जाना पड़ा, लेकिन अपने धर्म और राजतंत्र विरोधी विचारों के कारण वहां पर भी उसका जीवन संकटपूर्ण बना रहा। किंतु 1660 ईस्वी में क्रॉमवेल के शासन की समाप्ति पर इंग्लैंड में जब पुनः राजतंत्र की स्थापना हुई तो इसके जीवन का संकट समाप्त हो गया, क्योंकि ब्रिटेन की राजगद्दी पर बैठने वाला चार्ल्स द्वितीय उसका शिष्य रह चुका था। किंतु यह स्थिति अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकी। उसके अधार्मिक विचारों से धर्म अधिकारियों का वर्ग बहुत रुष्ट था। फलतः राजा की कृपा से यद्यपि उसे दंडित नहीं किया जा सका, लेकिन उसकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके जीवन के शेष 20 वर्ष उसने अराजनीतिक लेखन कार्य में व्यतीत किए। वह अपने अंत समय तक शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सक्रिय बना रहा और सन 1679 में 91 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हुआ। हॉब्स के चिंतन पर प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ।
हॉब्स के चिंतन पर उसके समय में विद्यमान दो परिस्थितियों ने बहुत गहरा प्रभाव डाला। पहली परिस्थिति थी नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों के क्रम का प्रारंभ। ऑक्सफोर्ड में अध्ययन करते हुए उसे मध्ययुगीन दर्शन के प्रति तीव्र घृणा हो गई थी, अतः स्वाभाविक रूप से उनका ध्यान नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों की ओर आकृष्ट हुआ। वह गैलीलियो के गति के नियम लॉ ऑफ मोशन से अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसने अपने राजनीतिक चिंतन का आधार बनाया। इसके अतिरिक्त दूसरी परिस्थिति थी तत्कालीन इंग्लैंड की अस्थिर राजनीतिक दशा। उस समय इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र की समर्थक और विरोधी दोनों प्रकार की विचारधाराओं में तीव्र संघर्ष हो रहा था। कभी राजतंत्र समर्थकों का तो कभी विरोधियों का पलड़ा भारी हो जाता था। इससे इंग्लैंड में अराजकता और अव्यवस्था का वातावरण विद्यमान था। फलतः किसी भी व्यक्ति का न तो जीवन सुरक्षित था और न संपत्ति। वह युग नए आर्थिक परिवर्तनों का युग भी था। सामंतों के खिलाफ व्यापारी वर्ग का उदय हो रहा था, लेकिन उसे किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। अतः उन्हें प्राप्त करने के लिए और सामंतों का प्रभाव घटाने के लिए पार्लियामेंट की शक्ति में वृद्धि के लिए आंदोलन कर रहा था। जबकि पुरानी व्यवस्था में निहित स्वार्थ रखने वाला सामंतवादी वर्ग पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कृत संकल्प था। इन परस्पर विरोधी विचारधाराओं के कारण 1639 में इंग्लैंड में गृह युद्ध भड़क उठा। इस गृह युद्ध के कारण जनजीवन असुरक्षित हो गया। हॉब्स ने अपने समय में व्याप्त असुरक्षा और अराजकता की इन भावनाओं के दमन के लिए एक सर्वशक्तिशाली और निरंकुश राजतंत्र का अपनी रचनाओं के द्वारा प्रबल समर्थन किया। हॉब्स की अध्ययन पद्धति। वैज्ञानिक भौतिकवाद, मेथड ऑफ हॉब्स, साइंटिफिक मटेरियलिज्म। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि हॉब्स पर अपने समय में होने वाली वैज्ञानिक खोजों का बड़ा प्रभाव था। इस प्रभाव के कारण उसने अपने युग की राजनीतिक समस्याओं के अध्ययन के लिए अपने से पूर्ववर्ती विचारकों की अध्ययन पद्धति से बिल्कुल भिन्न अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया। उसने न तो मध्य युग के प्रचलित धार्मिक ग्रंथों पर आधारित प्रमाणवादी पद्धति और न बोधा आदि लेखकों के द्वारा प्रयुक्त ऐतिहासिक पद्धति का उपयोग किया। इनके विपरीत उसने विशुद्ध भौतिकवादी दृष्टिकोण को अपनाया, जो पूर्णतः तार्किक और बुद्धिवादी दृष्टिकोण था। इस दृष्टिकोण के समर्थन में अपने विचार व्यक्त करते हुए उसने कहा कि इतिहास के पाठ अधिकांशतः मूल्यहीन है। कॉमनवेल्थ की रचना के लिए विशिष्ट नियमों और सिद्धांतों का पता लगाना आवश्यक है, जिनकी वैज्ञानिक अथवा शाश्वत वैधता हो। उसके लिए इतिहास में अधिक अच्छा मार्गदर्शक सिद्धांत विवेक का है। अतः हॉब्स विशुद्ध बुद्धिवाद का पुजारी बन गया और उसकी सहायता से अपने सभी अवधारणाओं की रचना करने में जुट गया। हॉब्स की यह आधारभूत मान्यता थी कि संपूर्ण भौतिक जगत एक यंत्र या मशीन है तथा उसका संचालन यंत्र की तरह होता है। उसमें घटने वाली संपूर्ण क्रियाएं एक दूसरे से संबंध रखने वाले पदार्थों की गतिशीलता के फलस्वरूप संपादित होती है। भौतिक जगत में विभिन्न पदार्थों के मध्य भेद करने की कसौटी उनमें निहित गतियों में निहित भेद है। अतः गति विषमता के माध्यम से ही विभिन्न पदार्थों में भेद किया जा सकता है। इस आधार पर हॉब्स यह सिद्धांत सिद्ध करता है कि पदार्थ से निर्मित होने के कारण मनुष्य भी एक यंत्र की भांति है। उसका समस्त व्यवहार उसके शरीर यंत्र के विभिन्न अंगों की गतिशीलता से निर्धारित होती है। डनिंग हॉब्स ने इस मंतव्य को स्पष्ट करते हुए कहता है कि मनुष्य का समस्त ज्ञान इंद्रियजन्य है और प्रत्येक विचार किसी बाह्य वस्तु की गति द्वारा मनुष्य की किसी ज्ञानेंद्रिय पर उत्पन्न किए जाने वाले प्रभाव का परिणाम है। अतः हॉब्स का कथन है कि मनुष्य की सभी भौतिक और नैतिक मान्यताओं का स्रोत पदार्थ और उनकी गतियां हैं। मनुष्य की इंद्रियों पर पड़ने वाला बाह्य वस्तुओं की गति का यह प्रभाव अच्छा या बुरा हो सकता है। अगर यह गति प्रभाव उसे आकर्षित करे तो अच्छा होता है और विकसित करे तो बुरा। इस तरह बाह्य पदार्थों की गति का मनुष्य की इंद्रियों पर होने वाले प्रभाव से मनुष्य हृदय में इच्छा और अनिच्छा की उत्पत्ति होती है। मनुष्य हृदय की यह इच्छा और अनिच्छा उसके संपूर्ण सामाजिक व्यवहार को जन्म देती है।
अतः इसका अध्ययन करके ही उसके व्यवहार के प्रेरणा स्रोतों को समझा जा सकता है। इस प्रकार हॉब्स वह राजनीतिक चिंतक हैं जो सबसे पहले भौतिक मनोविज्ञान फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी द्वारा मानव आचरण के अध्ययन के माध्यम से अपने राजनीतिक चिंतन के भवन का निर्माण करता है। इसलिए उसकी पद्धति पूर्णतः वैज्ञानिक और निगमात्मक डिडक्टिव है, क्योंकि वह समाज रचना और मनुष्य आचरण को प्रभावित करने वाले तत्वों के रूप में सिर्फ भौतिक तत्वों को ही स्वीकार करता है और किसी भी रूप में पारलौकिक, आध्यात्मिक या दैवी सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। इस आधार पर हॉब्स का राजनीतिक दर्शन सेबाइन सहित अन्य सभी राजनीतिक लेखकों द्वारा वैज्ञानिक भौतिकवाद साइंटिफिक मैटेरियलिज्म पर आधारित बताया गया है। हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव ह्यूमन नेचर अकॉर्डिंग टू हॉब्स। हॉब्स राज्य का अध्ययन मानव स्वभाव के विश्लेषण से प्रारंभ करता है। उसके अनुसार व्यक्ति पूर्णतः स्वकेंद्रित और अकेला होता है। हर व्यक्ति का अपना संसार, आनंद, सत्य आदि वस्तुएं होती है। वह अपने को किसी नैतिक या राजनीतिक व्यवस्था से बंधा हुआ अनुभव नहीं करता है। यह असामाजिक, अविवेकशील और भावना प्रधान प्राणी होता है। उसकी प्रकृति में दो मूल प्रवृत्तियां होती हैं। पहली, वह उन वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है जिनकी वह कामना करता है, तथा दूसरी, वह उन चीज़ों से बचने की कोशिश करता है जिन्हें वह पसंद नहीं करता। मनुष्य की कामनाओं का प्रमुख लक्ष्य आत्मरक्षण सेल्फ प्रिजर्वेशन है। अतः उसके लिए सुरक्षा सबसे अधिक प्रिय और महत्वपूर्ण है। वह अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा चाहता है। सभी मनुष्य अपनी शक्तियों में समान हैं और सभी एक समान लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अतः एक ही वस्तु को प्राप्त करने के अनेक अभिलाषी व्यक्ति परस्पर शत्रु बनकर एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। फलतः उनमें एक विनाशक प्रतिद्वंद्विता बराबर जारी रहती है और उनमें संघर्ष बराबर चलता रहता है। इस संघर्ष में वे आपस में एक दूसरे को हराना और नष्ट करना चाहते हैं। अपनी विजय के लिए मनुष्य अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है। हॉब्स कहता है कि मनुष्यों में 3 कारणों से संघर्ष बराबर चलता रहता है। ये 3 कारण हैं प्रतिद्वंद्विता, धन तथा यश कमाने और उसे बढ़ाने की इच्छा। इन कारणों की वजह से शांति की इच्छा करके भी मनुष्य आतंक से पीड़ित और असुरक्षा की भावना से प्रेरित अन्य लोगों के साथ एक सतत चलने वाले संघर्ष से उलझा रहता है। अतः वह स्वभाव से व्यक्तिवादी, स्वार्थी, भीरू और प्रतियोगी है और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लड़ने के लिए सदा तैयार रहता है। संक्षेप में, मनुष्य का स्वभाव स्वार्थी और युद्ध प्रिय होता है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू हॉब्स। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करते हुए उसे बहुत भयावह बताया है। उसका कथन है कि जन्मजात स्वार्थी और युद्ध में संलग्न मनुष्य को नियंत्रण में रखने के लिए किसी सार्वजनिक सत्ता के न होने के कारण वह निरंतर युद्ध और संघर्ष की स्थिति थी। इस संघर्ष की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के खून का प्यासा होकर युद्ध में उलझा रहता था। अतः ऐसी अवस्था में न तो नए आविष्कार हो सकते थे, न उद्योग धंधों का विकास और न सभ्यता और संस्कृति की प्रगति ही हो सकती थी। इस अवस्था में न तो कुछ अन्यायपूर्ण था और न नैतिक अनैतिक में किसी प्रकार का भेद। धोखाधड़ी और शक्ति ही मानव जीवन के मुख्य तत्व थे। एक शब्द में यह एक ऐसी अवस्था थी जिसमें शासक कानून तलवार का कानून था। इसीलिए मनुष्य का जीवन प्राकृतिक अवस्था में एकाकी, असहाय, कुत्सित, पाशविक और क्षणिक होता था। इस प्रकार हॉब्स द्वारा चित्रित प्राकृतिक अवस्था जिसकी लाठी उसकी भैंस माइट इज राइट वाली अवस्था थी। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था के वर्णन से उसकी कुछ विशेषताओं का पता चलता है। पहली विशेषता तो यह है कि उसमें सही और गलत के बीच कोई भेद नहीं था, क्योंकि सही और गलत को निर्धारित करने वाली कोई व्यवस्था नहीं थी। उसकी दूसरी विशेषता यह थी कि उसमें कोई कार्य अन्यायपूर्ण नहीं होता था, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में कोई विधिवत निर्मित कानून नहीं होता था। अन्याय तभी होता है जब किसी कानून का उल्लंघन होता
है, किंतु प्राकृतिक अवस्था में किसी प्रकार के कानून के न होने से उसके उल्लंघन होने का और उसे अन्याय होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता था। अतः हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था असामाजिक अथवा समाज की स्थापना से पूर्व की अवस्था थी। उसमें मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति पर नियंत्रण के लिए किसी प्रकार के कानून नहीं थे, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को सदैव प्राणों का भय सताता रहता था। प्राकृतिक अवस्था का ऐसा चित्रण करने का हॉब्स का उद्देश्य किसी ऐतिहासिक रूप को प्रस्तुत करना नहीं था। सेबाइन इस मत का समर्थन करते हुए कहा है कि हॉब्स का उद्देश्य इतिहास निर्मित करना नहीं था, बल्कि केवल अपने विचारों का विश्लेषण करना था। अतः हॉब्स के द्वारा चित्रित प्राकृतिक अवस्था को ऐतिहासिक सत्य के रूप में ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। वह तो सिर्फ यह बतलाना चाहता था कि राज्य की अनुपस्थिति में मनुष्य जीवन दयनीय, दरिद्र और क्षणिक होता है। इस आधार पर यह सिद्ध करना चाहता था कि मनुष्य जीवन को इन अभिशापों से मुक्त करने के लिए एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की आवश्यकता है, जो सभी मनुष्यों को नियंत्रण में रखने के लिए अपने द्वारा निर्मित कानूनों को मनाने के लिए बाध्य कर सके। प्राकृतिक कानून, नेचुरल लॉ। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों के लिए हॉब्स ने प्राकृतिक कानूनों का वर्णन किया है, जिनका पालन करके एक मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकारों का उपभोग कर सकता है। हॉब्स कहता है कि मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार समान होने से सबको एक दूसरे की हत्या और लूटमार का अधिकार प्राप्त था, जिससे जीवन पूर्णतः असुरक्षित था। लेकिन सभी व्यक्ति जीवन को सुरक्षित बनाए रखना चाहते थे, अतः वे प्राकृतिक अवस्था में भी अपनी सुरक्षा के लिए विवेक द्वारा कुछ नियम बना लेते थे, जिनका पालन करके मनुष्य अराजकता में भी सुखपूर्वक रह सकते थे। हॉब्स ने इस प्राकृतिक कानूनों को शांति की धाराओं का नाम दिया है। प्राकृतिक कानून की परिभाषा करते हुए हॉब्स कहता है कि यह वह कानून है जो विवेक द्वारा खोजा जाता है। इसके अनुसार मनुष्य के लिए वे कार्य निषिद्ध होते हैं जो उसके जीवन के लिए हानिप्रद है, या जिनसे जीवन रक्षा के साधनों का हरण होता है, तथा जिनके द्वारा उसके लिए उन कार्यों को करना संभव होता है जिससे जीवन की रक्षा होती है। हॉब्स यह कहता है कि विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से इन प्राकृतिक कानूनों को कानून की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वास्तविक कानून तो संप्रभु का आदेश होता है और जिसके पीछे उसको मनवाने की बाध्यकारी शक्ति होती है। लेकिन प्राकृतिक कानूनों के पीछे ऐसी कोई शक्ति नहीं होती। उनको मानना या ना मानना या कितने अंश तक मानना यह मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था में प्रचलित 19 प्राकृतिक कानून बताए हैं, लेकिन उनमें से 3 प्रमुख हैं जिनसे ही अन्य प्राकृतिक कानून निकलते हैं। तो चलिए जानते हैं हॉब्स द्वारा बनाए गए 3 प्रमुख कानून। पहला है, प्रत्येक मनुष्य को शांति स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा है, प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने के लिए तथा व्यक्तिगत सुरक्षा की दृष्टि से अपने सब अधिकारों का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए, बशर्ते अन्य व्यक्ति भी ऐसा करने के लिए सहमत हो। तीसरा कानून, व्यक्ति को अपने समझौतों का पालन करना चाहिए। उपयुक्त तीनों का सार हॉब्स के शब्दों में इस प्रकार है: दूसरों के साथ तुम तैसा ही करो जैसा अपने लिए उनसे चाहते हो। इन प्राकृतिक कानूनों का प्रतिपादन करके हॉब्स यह कहता है कि वे नियम हैं जिनके अनुसार कोई भी बुद्धिमान प्राणी, यदि उसे अपने आसपास की परिस्थितियों का पूरा ज्ञान हो तथा वह क्षणिक भावनाओं या उद्वेगों से पीड़ित न हो, तो कार्य करेगा। सामाजिक समझौता और राज्य की उत्पत्ति, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड बर्थ ऑफ स्टेट। प्राकृतिक व्यवस्था में प्राकृतिक कानूनों के अस्तित्व को स्वीकार करने के बाद हॉब्स यह कहता है कि यदि मनुष्य स्वभाव से शांतिपूर्ण होता है तो वह बिना किसी उच्च सत्ता या समझौते के रह सकता और उसे किसी प्रकार के शासन की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु मनुष्य ऐसे स्वभाव का नहीं, अतः
एक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की सभा की आवश्यकता अनुभव होती है जो मनुष्यों को नियंत्रण में रखकर उन्हें अनुशासनबद्ध कर सके। ऐसी सामान्य सत्ता की स्थापना के लिए यह जरूरी है कि अनेक इच्छाओं के स्थान पर एक इच्छा का प्राधान्य स्थापित किया जाए तथा उसे स्थापित करने के लिए प्राकृतिक कानून के अनुसार सब व्यक्ति अपने अधिकारों को एक व्यक्ति या व्यक्तियों की सभा को समर्पित कर दे। हॉब्स आगे कहता है कि यह कार्य व्यक्ति आपस में एक समझौते के द्वारा संपन्न करते हैं। हॉब्स ने लेवियाथन में लिखा है कि समझौता संपन्न करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार की शपथ लेता है, मैं इस व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को यह अधिकार देता हूँ और अपने आप शासन करने के अपने अधिकार को छोड़ता हूँ, इस शर्त पर कि तुम भी इसी प्रकार अपने ऊपर शासन करने के अधिकारों को इसे दोगे और इसकी आज्ञाओं को शिरोधार्य करोगे। हॉब्स आगे कहता है कि इस मर्त्य प्रभु जिसे वह लेवियाथन या महान दैत्य के नाम से पुकारता है का इसी रीति से जन्म होता है। यह वही मर्त्य प्रभु है जिसकी कृपा पर अनश्वर ईश्वर की छत्र छाया में हमारी शक्ति तथा सुरक्षा निर्भर है। इस प्रकार हॉब्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने समस्त अधिकार एक व्यक्ति या व्यक्तियों की सभा को समर्पित कर देता है। फलतः उससे उस सत्ता का जन्म होता है जो प्राकृतिक अवस्था की भयावह दशा को समाप्त करके प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करने में समर्थ होती है। यह सत्ता प्रत्येक मनुष्य को समझौते का उल्लंघन करने पर दंड देने की अधिकारिणी होती है। दंड का भय समझौते को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, क्योंकि हॉब्स कहता है कि बिना तलवार की शक्ति के संविदाएं केवल शब्द जाल है जो मनुष्य की सुरक्षा के लिए पूर्णतः असमर्थ होती है। सामाजिक समझौते की मुख्य विशेषताएं। सलाइंट फीचर्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हॉब्स द्वारा राज्य को उत्पन्न करने वाले इस समझौते का हम विश्लेषण करें तो हमें इसकी कई विशेषताएं दिखाई देती है। समझौता एक साथ सामाजिक और राजनीतिक दोनों था। पहली विशेषता इसकी यह है कि यह समझौता एक साथ ही सामाजिक व राजनीतिक दोनों ही चरित्र वाला है। मनुष्य द्वारा अपने व्यक्तिगत अधिकारों को त्याग कर सामाजिक समझौते के बंधन को स्वीकार किए जाने के कारण समाज की उत्पत्ति होती है और उस समाज में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य की उत्पत्ति होती है। समझौता सभी के मध्य होता है, शासक और शासित के मध्य नहीं। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि अब तक जितने भी समझौते की बात की गई है वह शासक और शासित के मध्य समझौते की बात थी, अर्थात वे सब वास्तविक दृष्टि से सामाजिक समझौते नहीं थे वरन शासनात्मक समझौते थे। किंतु हॉब्स के द्वारा जिस समझौते का प्रतिपादन किया गया है वह शासक और शासितों के मध्य संपन्न नहीं होता है, बल्कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले सभी व्यक्तियों के मध्य संपन्न होता है जो राज्य के सम्मुख अपने अधिकारों को त्यागने की प्रतिज्ञा करते हैं। अतः वह वास्तविक दृष्टि से एक सामाजिक समझौता है। शासक समझौते की उत्पत्ति है, भागीदार नहीं। इसकी तीसरी विशेषता दूसरी विशेषता से उत्पन्न होती है। यह समझौता व्यक्तियों के मध्य होने से संप्रभु इसमें सम्मिलित नहीं है। जैसा कि इबनस्टीन ने कहा है, हॉब्स का सामाजिक समझौता प्रजाजनों के बीच हुआ है। संप्रभु समझौता का भागीदार नहीं है, वह तो उसकी उत्पत्ति है। शासक की सत्ता निरंकुश है। इसकी चौथी विशेषता इसकी तीसरी विशेषता से उत्पन्न होती है। समझौते में भागीदार न होने से संप्रभु की शक्ति असीमित और उसके अधिकार निरंकुश है। उसकी सत्ता पर किसी तरह के प्रतिबंध नहीं है, अतः वह अपनी सत्ता का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार करने में स्वतंत्र है। शासितों को शासकीय निरंकुशता के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार नहीं। इसकी पांचवी विशेषता इसकी चौथी विशेषता से उत्पन्न होती है। प्राकृतिक दशा को छोड़ने और समझौते में शामिल होने के साथ ही व्यक्तियों ने
अपनी स्वतंत्रता और अपने सब अधिकार भी त्याग दिए हैं। अतः संप्रभु की स्वेच्छाचारिता की दुहाई देकर उसके विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसकी स्वेच्छाचारिता से समझौते की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं होता है। इसी तरह समझौते से किसी को अलग होने का अधिकार भी प्राप्त नहीं है। सुरक्षा प्रदान न कर सकने वाले शासक का प्रतिरोध उचित। इसकी अंतिम विशेषता यह है कि समझौते का उद्देश्य आंतरिक शांति और बाह्य आक्रमण से रक्षा है। यह समझौते का आवश्यक तत्व है। समझौते को बरकरार रखने के लिए इस शर्त का पालन अनिवार्य है। अतः हॉब्स यद्यपि प्रजा से इस बात की अपेक्षा करता है कि वह संप्रभु की आज्ञा का पालन करती हुई अपरिमित कर्तव्य पालन का परिचय देगी, किंतु वह इस विशेषता के आधार पर ऐसे कुछ अपवादों का भी उल्लेख करता है जबकि प्रजा संप्रभु की आज्ञा का अवहेलना अधिकार के रूप में कर सकती है। यह अधिकार है यदि संप्रभु व्यक्ति को अपने आप को मारने, अंग भंग करने या आक्रमणकारी का विरोध न करने, वायु, औषधि या जीवनदाता अन्य किसी वस्तु का प्रयोग न करने की आज्ञा देता हो। ऐसी स्थिति में व्यक्ति राज आज्ञा की अवहेलना कर सकता है, क्योंकि हॉब्स कहता है कि प्रजाजन सुरक्षा के लिए ही शासन के अधीन होते हैं। यदि शासक सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है तो उसका प्रतिरोध आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार हॉब्स के अनुसार मनुष्य अपने जीवन की रक्षा का प्राकृतिक अधिकार समझौते के बाद भी सुरक्षित रखते हैं। सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रतिपादित कर हॉब्स यह सिद्ध करता है कि वह न तो राज्य को ईश्वर द्वारा उत्पन्न मानता है और न किसी प्राकृतिक विकास का परिणाम, वरन वह यानी हॉब्स राज्य को मानव निर्मित एक ऐसा कृत्रिम साधन मानता है जिसे व्यक्ति द्वारा अपनी कुछ निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया गया है। अतः उसके लिए राज्य साध्य की ओर ले जाने वाला एक साधन मात्र है, स्वयं में साध्य नहीं। हॉब्स का संप्रभुता सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी। हॉब्स द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता का सिद्धांत उसके सामाजिक समझौते के सिद्धांत से प्रभावित है। समझौते से स्थापित संप्रभु सर्वोच्च सत्ता संपन्न और निरंकुश है। उसका प्रत्येक आदेश कानून और उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण है। उसे जनता के जीवन को नियंत्रित करने का असीमित अधिकार प्राप्त है तथा जनता को किसी भी प्रकार से उसे चुनौती देने का या उसका विरोध करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। हॉब्स कहता है कि जनता का एकमात्र कार्य संप्रभु के आदेशों का पालन करना है, चाहे वे आदेश ईश्वरीय और प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध ही क्यों ना हो। जनता के लिए उनका पालन करना ही न्यायपूर्ण और वैध है। संप्रभु को जनता की संपत्ति छीनने का, यहाँ तक कि उसके प्राण लेने का अधिकार भी है, क्योंकि जनता की संपत्ति और प्राण उसकी सत्ता से ही सुरक्षित है। हॉब्स समस्त ऐसी संस्थाओं का विरोधी है जो संप्रभु की शक्ति को सीमित करने का प्रयास करती है। वह शक्ति के पृथक्करण एवं मिश्रित शासन व्यवस्था का भी विरोध करता है। वह यह कहता है कि ऐसी व्यवस्थाएं अराजकता उत्पन्न करने वाली होती है। उसके अनुसार इंग्लैंड में उसके समय में होने वाले गृह युद्ध का यही कारण था, जिसकी वजह से लोग यह सोचते थे कि सर्वोच्च सत्ता राजा और संसद में विभाजित है। अतः हॉब्स संप्रभुता को संपूर्ण, अविभाज्य और असीम मानता है। इसी बात को लक्ष्य करते हुए सेबाइन का कथन है कि हॉब्स ने संप्रभुता को समस्त अयोग्यताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया, जिन्हें बोधा ने अनावश्यक रूप से बनाए रखा था। हॉब्स ने संप्रभुता पर बोधा द्वारा आरोपित दैवी कानून, प्राकृतिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवैधानिक कानून तथा संपत्ति के अधिकारों के बंधनों को, जिनसे उसने उसे मर्यादित कर दिया था, मानने से इनकार कर दिया। बोधा का संप्रभुता का सिद्धांत एक अपूर्ण सिद्धांत था। हॉब्स ने उसे सभी प्रकार की मर्यादाओं से मुक्त करके पूर्णता प्रदान की। अतः हार्मोन के अनुसार हॉब्स का संप्रभु बोधा के संप्रभु की अपेक्षा पूर्ण शक्ति से युक्त है। इस प्रकार हॉब्स की संप्रभुता की धारणा असीमित संप्रभुता की धारणा है। अतः राज्य के समस्त शासन संचालन में संप्रभु सर्वोच्च है। वही विधि निर्माता है, विधि को लागू करने वाला है,
तथा वही मुख्य न्यायाधीश है। हॉब्स शक्ति के पृथक्करण में विश्वास नहीं करता। उसका संप्रभु धरती पर ईश्वर की तरह शक्तिशाली है, सैनिक और रासायनिक शक्तियों का एकमात्र अधिष्ठाता है। राज्य का संपूर्ण प्रशासनिक वर्ग उसके द्वारा नियुक्त होता है और अपने कार्यों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी होता है। वही उसे अपने पद से हटा सकता है। यही नहीं, राज्य के द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी सम्मान व उपाधियों का प्रदानकर्ता भी वही है। सभी समस्याओं के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भी उसे ही प्राप्त है। अतः हॉब्स के संप्रभु के राज्य में व्यक्ति को ना तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और ना उसमें उसकी व्यवस्था ही है। संप्रभु के आदेशों का पालन करने के अतिरिक्त नागरिकों को और किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। संक्षेप में, हॉब्स का संप्रभु शासन और प्रशासन के सभी क्षेत्र में सर्वोच्च और निरंकुश है और राज्य सत्ता का प्रयोग करके नागरिकों ने अपनी इच्छा अनुसार कार्य कराने के लिए बाध्य कर सकने का अधिकारी और सामर्थ्यवान है। हॉब्स के अनुसार शासन और कानून, गवर्नमेंट एंड लॉ अकॉर्डिंग टू हॉब्स, राजतंत्र श्रेष्ठ शासन, मोनार्की द बेस्ट गवर्नमेंट। हॉब्स की संप्रभुता की धारणा पर ही उसकी शासन एवं कानून संबंधी धारणा आधारित है। उसके शासन के वर्गीकरण का आधार यह है कि प्रभुत्व शक्ति कितने व्यक्तियों में निहित है। इस आधार पर वह शासन के 3 रूप बतलाता है। संप्रभुता यदि एक व्यक्ति में निहित हो तो वह राजतंत्र है, यदि कुछ व्यक्तियों में निहित हो तो वह कुलीन तंत्र है और यदि सभी व्यक्तियों में निहित हो तो वह लोकतंत्र है। वह कहता है कि इन तीनों रूपों के अतिरिक्त ना तो शासन का कोई अन्य रूप होता है और न अरस्तु की तरह उसका कोई भ्रष्ट स्वरूप। वह मिश्रित शासन व्यवस्था का भी विरोधी है। उसके अनुसार यह एक मूर्खतापूर्ण विचार है। उसके द्वारा बताए गए शासन के उपरोक्त तीनों रूपों में से वह राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ मानता है, क्योंकि यह एक स्थायित्व और समृद्धि लाने वाली और विभिन्न संघर्षों को कम करने वाली व्यवस्था है। हॉब्स के अनुसार शासन और कानून, गवर्नमेंट एंड लॉ अकॉर्डिंग टू हॉब्स, राजतंत्र श्रेष्ठ शासन, मोनार्की द बेस्ट गवर्नमेंट। हॉब्स की संप्रभुता की धारणा पर ही उसके शासन एवं कानून संबंधी धारणा आधारित है। उसके शासन के वर्गीकरण का आधार यह है कि प्रभुत्व शक्ति कितने व्यक्तियों में निहित है। इस आधार पर वह शासन के 3 रूप बतलाता है। संप्रभुता यदि एक व्यक्ति में निहित हो तो वह राजतंत्र है, यदि कुछ व्यक्तियों में निहित हो तो वह कुलीन तंत्र है और यदि सभी व्यक्तियों में निहित हो तो वह लोकतंत्र है। वह कहता है कि इन तीनों रूपों के अतिरिक्त ना तो कोई शासन का कोई अन्य रूप होता है और न अरस्तु की तरह उसका कोई भ्रष्ट स्वरूप। वह मिश्रित शासन व्यवस्था का भी विरोधी है। उसके अनुसार यह एक मूर्खतापूर्ण विचार है। उसके द्वारा बताए गए शासन के उपरोक्त तीनों रूपों में से वह राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ मानता है, क्योंकि यह एक स्थायित्व और समृद्धि लाने वाली और विभिन्न संघर्षों को कम करने वाली व्यवस्था है। कानून की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ लॉ। हॉब्स के विचारों के अनुसार संप्रभुता का स्वरूप वैधानिक संप्रभुता, लीगल सॉवरेंटी का स्वरूप है। अतः उसका संप्रभु कानूनों द्वारा नियंत्रित नहीं है। वह कानून निर्माता तो है, लेकिन स्वयं के संबंध में उन कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। कानून की परिभाषा करते हुए हॉब्स कहता है कि वास्तविक कानून उस व्यक्ति का आदेश है जिसे दूसरे को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। अतः उसकी संप्रभुता दूसरों को आदेश देने की शक्ति है। उसके अनुसार कानून संप्रभु का आदेश है। इस प्रकार हॉब्स कानून की विधि शास्त्रीय व्याख्या करता है और राज्य आदेशों के अतिरिक्त और किसी को कानून नहीं मानता। वह प्राकृतिक कानून, रीति रिवाज और दैवी कानून को विधि सम्मत कानून के रूप में स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसका कहना है कि ये सब इसीलिए समाज में कानून के रूप में मान्य होते हैं क्योंकि उन्हें संप्रभुता का समर्थन प्राप्त होता है। संप्रभुता के समर्थन की अनुपस्थिति में कानून के रूप में उसका कोई महत्व नहीं होता। राज्य और चर्च के संबंध में हॉब्स के विचार। हॉब्स वीव ऑन रिलेशन बिटवीन चर्च एंड द स्टेट। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ लेवियाथन के एक बहुत बड़े भाग को हॉब्स ने राज्य चर्च संबंधों की व्याख्या करने में व्यय किया है।
इस संबंध में वह किसी तरह की पूर्व धारणाओं से प्रभावित नहीं है। अतः राज्य चर्च संबंधों का आधार क्या होना चाहिए, इसके संबंध में उसने खुले दिमाग से चिंतन किया है और ऐसे निष्कर्ष निकाले हैं जिनके आधार पर उसे नास्तिक और शैतान तक कहा गया है। अपने पूर्ववर्ती विचारकों से भिन्न मत प्रकट करते हुए हॉब्स चर्च की राज्य से अलग सत्ता को स्वीकार नहीं करता। वह उसे राज्य संप्रभुता के अधीन मानता है और इसलिए कहता है कि चर्च को संप्रभु के आदेश के अनुसार ही अपना संगठन बनाना चाहिए और संचालन करना चाहिए। हॉब्स स्पष्ट शब्दों में यह घोषित करता है कि चर्च राज्य का एक अंग मात्र है और संप्रभु सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सर्वोच्च है। हॉब्स राज्य से पृथक किसी भी रूप में चर्च की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसकी मान्यता है कि ऐसा होने पर समाज में दो सर्वोच्च शक्तियों की स्थापना हो जाएगी, जिससे अव्यवस्था और अराजकता का विस्तार होगा और जिस उद्देश्य से सामाजिक समझौता किया गया है वह उद्देश्य विफल हो जाएगा। अतः राज्य चर्च संबंधों के निर्धारण में हॉब्स मैकियावेली से एक कदम आगे है। मैकियावेली राज्य और चर्च को सिर्फ पृथक करता है, जबकि हॉब्स चर्च को राज्य के अधीन कर देता है। हॉब्स का व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म ऑफ हॉब्स। साधारणतः राजनीतिक चिंतन के इतिहास में हॉब्स निरंकुशतावाद का समर्थक माना जाता है। उसने जिस तरह से संप्रभु की निरंकुशता का समर्थन किया है, उससे यह बात कुछ सत्य भी प्रतीत होती है। अपने युग में व्याप्त अराजक परिस्थितियों के निराकरण के लिए वह एक सुदृढ़ एवं निरंकुश शासन व्यवस्था को सर्वोत्तम मानता था। किंतु हॉब्स का निरंकुशतावाद एक सर्वाधिकारवादी राज्य का सिद्धांत नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसने व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन घोषित किया है और कहा है कि राज्य का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति की सुरक्षा है। इस तरह हॉब्स पहला विचारक है जिसने व्यक्ति के जीवित रहने के अधिकार को सर्वोपरि सिद्ध किया और यह कहा है कि राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति के इस अधिकार की रक्षा करने के लिए ही हुई है। अतः हॉब्स की विचारधारा निरंकुशतावाद की समर्थक होते हुए भी अंततः व्यक्तिवादी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सेबाइन का कथन है कि संप्रभु की निरंकुश सत्ता का सिद्धांत, जिसके साथ सामान्यतया हॉब्स का नाम जोड़ा जाता है, वास्तव में उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक पूरक था। इस तरह हॉब्स की विचारधारा का एकमात्र उद्देश्य व्यक्ति की सुरक्षा और कल्याण है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हॉब्स शासकीय निरंकुशता का समर्थन करता है। इस संबंध में उसकी मान्यता थी कि प्राकृतिक अवस्था में व्याप्त अराजकता की स्थिति, जिससे कि मनुष्य का जीवन निरंतर संकटमय बना रहता था, का जन्म एक सुदृढ़ और निरंकुश सत्ता के द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए वह पूर्णतया व्यक्ति को राज्य की निरंकुशता के अधीन कर देता है, लेकिन यह अधीनता राज्य के हितों को साधने के लिए नहीं, बल्कि व्यक्ति के हित साधन के लिए है। इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए पुनः सेबाइन का कथन है कि राज्य की शक्ति तथा कानून सत्ता का औचित्य इस बात पर निर्भर करता है कि वे व्यक्तिगत रूप से मानवों की सुरक्षा में योगदान करें। सत्ता के प्रति निष्ठा तथा आज्ञाकारिता का एकमात्र साधन नहीं है कि वह अधिकाधिक व्यक्तिगत लाभ प्रदान करे। अतः हॉब्स का राज्य व्यक्ति के लिए है तथा उसका निर्माण व्यक्तियों ने अपने हितों की सिद्धि के लिए किया है, और जो निरंकुश सत्ता उनके द्वारा उसे प्रदान की गई है उसका उद्देश्य व्यक्तिगत सुरक्षा की प्राप्ति है। क्योंकि हॉब्स यह स्पष्ट कहता है कि अगर संप्रभु सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ हो तो नागरिक उसके प्रति अपनी राजभक्ति और निष्ठा को समाप्त कर उसे सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नई सत्ता को समर्पित कर सकते हैं। अतः हॉब्स ने निरंकुश सत्ता का समर्थन व्यक्ति के हित की दृष्टि से किया है और इसलिए उसके संबंध में यह कहना उचित है कि वह निरंकुशतावादी होते हुए भी पूर्णतः व्यक्तिवादी है। इस प्रकार हमें हॉब्स की विचारधारा में सर्वप्रथम व्यक्तिवाद के आधुनिक तत्व दृष्टिगत होते हैं। इस आधार पर हम उसे आधुनिक व्यक्तिवाद का अग्रदूत कह सकते हैं। डनिंग ने उसकी इस विशेषता का उल्लेख करते हुए
लिखा है कि उसके सिद्धांत में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी उसका मूल आधार पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी है। हॉब्स की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ हॉब्स। हॉब्स के विचारों के प्रकाशन के साथ ही उन्हें सर्वत्र कटु आलोचना का शिकार होना पड़ा। राजतंत्रवादी, संसदज्ञ और धर्माधिकारी सभी विभिन्न कारणों से उससे रुष्ट थे। निरंकुश राजतंत्र के समर्थक उसके व्यक्ति स्वेच्छा के सिद्धांत तथा दैवी सिद्धांत के निराकरण के कारण उससे रुष्ट थे। संसद के समर्थक उसकी अमर्यादित अनुदार राजतंत्रीय निष्ठा के कारण नाराज थे। धर्माधिकारी उसकी धर्म विरोधी मान्यताओं से क्षुब्ध थे। जनतंत्रवादी उसे अनैतिक तथा विचार भ्रष्ट बतलाते थे। व्यक्तिवादी उसके द्वारा प्रतिपादित राज्य में व्यक्ति स्वातंत्र्य और मौलिक अधिकारों के अभाव से उससे भयभीत थे। तर्कवादी उसके सिद्धांत में बौद्धिकता की अतिशयता से खिन्न थे। वैज्ञानिक उनकी बातों को भानुमति का पिटारा समझते थे। मनोवैज्ञानिक उसके मानव स्वभाव के चित्रण को भ्रामक, अतिरंजित और त्रुटिपूर्ण मानते थे। विधि शास्त्री उसे संकीर्ण, अनभिज्ञ तथा उत्पीड़क समझते थे। लॉक और रूसो भी उसके आलोचक थे। कौली ने उसे माल से बसरी का शैतान कहा तो बेंटली नपे उसे नैतिक पतन के लिए उत्तरदायी ठहराया। उसके ग्रंथ लेवियाथन की भी कटु आलोचना की गई। उसके संबंध में क्लेरेंडन ने उग्र विरोध प्रकट करते हुए कहा कि हॉब्स की पुस्तक जला दी जानी चाहिए। मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें राजद्रोह, विश्वासघात और धर्मद्रोह इतनी अधिक मात्रा में हो। ब्रेमहिल ने लिखा है कि यह ग्रंथ सबको आग लगाने वाला है। इसने जितनी गड़बड़ पैदा की है उतनी वनस्पतियों के बगीचे में सुअर भी पैदा नहीं कर सकता है। वाहन का उसके संबंध में विचार है कि जहाँ तक राजनीतिक चिंतन के सजीव विकास का प्रश्न है, लेवियाथन एक प्रभावहीन और परिणामहीन ग्रंथ रहा है और उसे ऐसा रहना ही चाहिए। इसकी काल्पनिक वर्ण संकरता इसके स्वरूप का प्रचार करने में असमर्थ थी। हॉब्स के विचारों की विभिन्न दृष्टिकोणों से आलोचना की गई है, जो इस प्रकार है। उसका मानव स्वभाव के प्रति दृष्टिकोण एकांगी है। हॉब्स की पहली आलोचना यह कहकर की गई है कि मानव स्वभाव के प्रति उसका दृष्टिकोण एकांगी, अतिरंजित और निराशावादी है। उसने मनुष्य को घोर, स्वार्थी, कपटी, हिंसक और युद्ध पिपासु पशु बताया है। उसने उसकी सामाजिकता को अस्वीकार किया है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य स्वार्थी होकर भी सामाजिक है और जहाँ उनमें आसुरी प्रवृत्ति है वहाँ उसमें स्नेह, सहानुभूति, परोपकार और प्रेम की मानवीय प्रवृत्तियाँ भी विद्यमान हैं। लेकिन हॉब्स इन्हें किसी प्रकार का महत्व नहीं देता। वह सिर्फ उसकी आसुरी प्रवृत्तियों पर ही जोर देता है। अतः उसके विचारों का मूलभूत आधार ही गलत है। उसके विचार असंगतियों और विरोधाभासों से पूर्ण हैं। उसके विचारों में विद्यमान अनेक असंगतियों और विरोधाभासों को लेकर आलोचना की गई है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य पूर्ण खुंखार और घोर स्वार्थी जीवन व्यतीत करता था, किंतु अनुबंध होते ही वह सामाजिक बनकर शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगा। ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? यह तर्क के आधार पर समझ में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि अनुबंध के लिए विवेक की आवश्यकता होती है। वाहन ने इस असंगति की ओर संकेत करते हुए कहा है कि यह कैसे माना जा सकता है कि दानव रूपी व्यक्ति एकाएक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं जिसमें उनकी पूर्व स्थिति एकदम विपरीत हो जाए, अर्थात ऐसी स्थिति या अवस्था जिसमें युद्ध की जगह शांति का साम्राज्य हो, पशुबल व धोखाधड़ी से जो मुक्त हो तथा सत्य व न्याय जिसके आधार हो। जिस तरह एक हब्सी अपना रंग नहीं बदल सकता, उसी तरह हॉब्स द्वारा वर्णित रक्त पिपासु व्यक्ति शांतिप्रिय प्रजा का रूप धारण नहीं कर सकता। संप्रभुता अविभाज्य नहीं है। हॉब्स की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि वह समाज को अराजकता से बचाने का एकमात्र विकल्प सर्वोच्च एवं निरंकुश शासन सत्ता को मानता है और इस आधार पर प्रभुसत्ता को अविभाज्य घोषित करता है। किंतु उसकी यह धारणा सही नहीं है। ना तो निरंकुश सत्ता स्थायी रूप से अराजकता का दमन कर सकती है और ना आधुनिक युग में प्रभुसत्ता को अविभाज्य माना जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रभुसत्ता शासन के तीनों अंगों में बटी हुई है। ऐसी मिश्रित शासन व्यवस्थाओं को ही अब सुशासन के उपयुक्त
माना जाता है, सुशासन के लिए उपयुक्त माना जाता है, जबकि हॉब्स इसका विरोधी था। मनुष्य एकाकी नहीं सामाजिक प्राणी है। हॉब्स की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि मनुष्य स्वार्थी होने के कारण एकाकी रहना पसंद करता है। यह बात मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुकूल नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और कितना भी स्वार्थी होने के बावजूद समाज में रहकर ही सुख का अनुभव करता है। यह तथ्य जितना आज सही है उतना ही आदिकाल में भी सही था। समझौता एक पक्षीय नहीं हो सकता। एक अन्य आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि हॉब्स द्वारा जिस समझौते का वर्णन किया जाता है उसमें शासक एक पक्ष नहीं है, अतः यह एक पक्षीय समझौता है, जबकि तर्क के अनुसार समझौता हमेशा द्विपक्षीय होता है। हॉब्स यह भी कहता है कि एक बार समझौता करने के बाद उसे भंग नहीं किया जा सकता। उसकी यह बात भी तर्कयुक्त नहीं है। राज्य और सरकार भिन्न है। हॉब्स की यह कहकर भी आलोचना की जाती है कि वह राज्य और सरकार में कोई भेद नहीं करता, जबकि यह दोनों अलग अलग प्रकार के संगठन हैं। जनता किसी सरकार से असंतुष्ट होकर उसे अपदस्थ कर सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह राज्य को ही समाप्त कर देती है। हॉब्स इस अंतर को नहीं देख पाता। राज्य भय की उपज नहीं है। इस आधार पर भी हॉब्स की आलोचना की जाती है कि उसके अनुसार राज्य की उत्पत्ति प्राकृतिक अवस्था में व्याप्त भय की समाप्ति के लिए होती है, जिससे मनुष्य निर्भय होकर अपने स्वार्थों की पूर्ति कर सके। लेकिन आधुनिक युग में राज्य को, जबकि वह एक लोक कल्याणकारी संगठन बन गया है, भय और स्वार्थ जैसी निम्न भावनाओं की नींव पर खड़ा करना कहाँ तक उचित है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो राज्य की उत्पत्ति के लिए भय और स्वार्थ का भावना उतनी उत्तरदायी नहीं है जितनी सामाजिक हित और सहयोग की भावना है। इसलिए राज्य का आधार सिर्फ भय नहीं वरन लोकमत और मनुष्य के विवेक की भावना भी है। हॉब्स इस तथ्य को देखने में भी असफल रहा है। उसका राज्य एक पुलिस राज्य है। इस दृष्टि से उसकी आलोचना करते हुए गूच का कथन है कि लेवियाथन केवल अति मानवीय आकार का पुलिसमैन है, दबाव का यंत्र है, स्वतंत्र विकास उन्मुख सभ्यता की प्राप्ति का अपरिहार्य साधन नहीं। समझौते के बाद भी मनुष्य की स्थिति पशु जैसी ही है। इस आधार पर भी हॉब्स की आलोचना की जाती है कि उसने अपने राज्य में व्यक्तियों को पूर्णतः अधिकार शून्य कर लेवियाथन रूपी महादैत्य की दास्ता के बंधन में जकड़ दिया है। फलतः व्यक्तियों की स्थिति सर्व प्रभु सत्ता संपन्न निरंकुश राज्य रूपी चरवाहे द्वारा हाके जाने वाले पशुओं के रेवड़ जैसी हो गई है। अतः यदि प्राकृतिक अवस्था में विद्यमान अराजकता की स्थिति अत्यंत ही शोचनीय थी, तो समझौते द्वारा अंत करके उसके स्थान पर जिस व्यवस्था की स्थापना की गई है वह उससे भी बदतर एवं निंदनीय है। हॉब्स की इतनी सारी आलोचनाओं को जानने के बाद आप जानेंगे हॉब्स की देन, कंट्रीब्यूशन ऑफ हॉब्स। यद्यपि हॉब्स के विचारों की इन विभिन्न दृष्टिकोणों से कड़ी आलोचना की गई है, तथापि राजनीतिक चिंतन को उसकी देन महान है, और इसलिए सेबाइन ने इस ओर संकेत करते हुए कहा है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें हॉब्स कदाचित महानतम है। हॉब्स की इस प्रकार से विशेषताएं उल्लेखित की जाती है। उसकी सबसे बड़ी देन संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट प्रतिपादन है। वाहन ने उसके संबंध में उचित ही लिखा है कि हॉब्स प्रथम लेखक था जिसने संप्रभुता के विचार के पूर्ण महत्व को समझा और उसके स्वरूप, मर्यादाओं, कार्यों आदि की सूक्ष्म विवेचना कर उसकी विशद व्याख्या की। उसकी यानी हॉब्स की दूसरी देन राजनीति शास्त्र को वैज्ञानिक रूप प्रदान करने के संबंध में है। वही पहला व्यक्ति था जिसने अपने अध्ययन के लिए पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया और राजनीति शास्त्र को धर्मशास्त्र के प्रभावों से मुक्त किया। उसकी तीसरी देन राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का अभिनवीकरण है। सामूहिक समझौता सिद्धांत का वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादन करके हॉब्स ने दैवी सिद्धांत की मृत्यु का बिगुल बजा दिया। उसने स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया कि राज्य दैवी इच्छा का नहीं बल्कि मानवीय इच्छा का परिणाम है। वह ईश्वरकृत नहीं मानवकृत है। जेगोरिन के अनुसार उसने यह स्पष्ट घोषित किया कि राज्य मनुष्य की सृष्टि है और उसका एकमात्र औचित्य उसकी उपयोगिता है। जब राज्य मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि में विफल रहता है
तो वह अपने औचित्य को गंवा देता है। उसकी चौथी देन उसके द्वारा धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म की आधुनिक प्रवृत्ति का प्रारंभ करना है। यद्यपि इस दिशा में मैकियावेली और बोधा ने कुछ चिंतन किया था, लेकिन उसे पूर्णता प्रदान करने वाला हॉब्स ही था। हॉब्स ने राज्य को चर्च की तुलना में उच्च स्थान प्रदान किया और उसे पूर्णता उसकी प्रभुसत्ता के अधीन घोषित किया। इससे धर्म का सार्वजनिक महत्व नगण्य हो गया। हॉब्स की अंतिम महत्वपूर्ण देन उसका व्यक्तिवाद है, क्योंकि उसने राज्य को एक साधन और व्यक्ति के कल्याण तथा उसकी सुरक्षा को एक साध्य घोषित किया। व्यक्तियों की जीवन रक्षा करना हॉब्स के राज्य का परम कर्तव्य है। जो राज्य इस शर्त को पूरा नहीं कर सकता, वह व्यक्तियों की श्रद्धा प्राप्त करने का योग्य पात्र नहीं है। व्यक्तियों को ऐसे राज्य की आज्ञा की अवहेलना करने का अधिकार है। हॉब्स का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हॉब्स। यद्यपि हॉब्स के राज दर्शन का तत्काल बहुत प्रभाव नहीं हुआ, तथापि कालांतर में उसने यूरोपीय राजनीतिक चिंतन पर गहरा प्रभाव डाला। स्पिनोजा, बेंथम, ऑस्टिन, स्पेंसर आदि विचारक उसके विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए। ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित वैधानिक संप्रभुता का सिद्धांत हॉब्स के चिंतन से प्रेरित और प्रभावित है। 20वीं शताब्दी में अस्तित्व ग्रहण करने वाली फांसीवादी और नाजीवादी विचारधाराएं भी हॉब्स के चिंतन से अपना स्वरूप ग्रहण करने में सफल हुई थी। यही नहीं, व्यक्तिवादियों ने भी अपने विचार दर्शन के विकास के लिए उसके चिंतन से प्रेरणा प्राप्त की। अतः अंत में हॉब्स के प्रभाव का मूल्यांकन करते हुए मैक्सी के शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि हॉब्स अंग्रेज जाति के महान विचारकों में से एक था। उसका प्रभाव राजदर्शन पर तब तक रहेगा जब तक कि लोग राजनीतिक विषयों पर चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि वेपर के अनुसार वह एक ऐसी खान है जिसमें दर्शन रूपी मूल्यवान धातु पर्याप्त मात्रा में मिलती है।